हेलो बच्चों, वेलकम एलिगेंट क्लासेस में। जैसे मैंने आपको बताया था, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी CUT 2024 की, और साथ में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। मैं अनुराधा मित्तल लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की डिफरेंट सीरीजेस, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने 12th में पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करने की। देखिए बच्चों, हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम हर बच्चे को उसका मनपसंद कोर्स दिलवा दें, उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, फेवरेट यूनिवर्सिटी विद फेवरेट कोर्स। अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है तो मंजिल का सफर थोड़ा आसान हो जाता है, और मंजिल के सफर को आसान बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है एलिगेंट क्लासेस के द्वारा। 12th का सिलेबस हमने आपसे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का। एक एक चीज मैंने आपको ब्रीफ में बताई थी कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। हमने ये देखा था कि आपकी दो बुक्स हैं, एक बुक आपकी बात कर रही है इंडियन पॉलिटिक्स की और दूसरी बुक आपकी बात कर रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। आज हम जिस बुक को शुरू करने वाले हैं, जिस बुक की हमारी सीरीज शुरू होगी, वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस शुरू होता है कोल्ड वॉर के साथ। कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या है, कोल्ड वॉर के रीजंस क्या थे, कोल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या हुआ, कैसे कोल्ड वॉर के पीरियड में वर्ल्ड बाइपोलर बना, और बाइपोलर बनने के बाद कैसे कैसे यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे की पावर को चैलेंज किया विदाउट द यूज ऑफ वेपन्स। कैसे वो एक दूसरे की, मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं ना युद्ध ना शांति, ना मित्र ना शत्रु, लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड उस वक्त इतने टेंशन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। क्या सिचुएशंस थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या रिजोल्यूशन निकले, वर्ल्ड का टेम्परामेंट क्या था, किस तरह से ये कोल्ड वॉर कितना चला, और एट लास्ट ऐसा क्या हुआ कि जो सुपर पावर था यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो गया, 15 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, और वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। इट मींस ओनली सिंगल सुपर पावर्स रिमेन इन द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए। डिफरेंट टाइप्स की आपसे ये कोशिश की गई कि एक पावर दूसरे पावर को कमजोर कर दे। जो सुपर ब्लॉक्स हैं वो चाह रहे थे बस मैं सुपर पावर, वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन ग्रुप्स के बीच हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, और क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही वर्ल्ड में एक और वॉर आ गया, दैट इज कोल्ड वॉर। तो बच्चों, यहीं से हम हमारा सिलेबस शुरू करेंगे। धीरे धीरे चीजों को समझिए। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई आप डिमांड करते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, इसकी वीडियोस हमें दी जाए, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे सभी 12th के बच्चों की हर तरह से हर संभव कोशिश करेंगे हम आपकी सारी समस्याओं को खुशी खुशी सॉल्व कर सकें। देखिए, अगर आज का हम टॉपिक देखें तो आज आपका टॉपिक देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा दैट इज कोल्ड वॉर इरा। इट मींस क्या इरा रहा कोल्ड वॉर का, पीरियड क्या रहा, मीनिंग क्या रहे, रीजन क्या है इमरजेंस के कोल्ड वॉर के, इम्पैक्ट क्या रहे, कॉन्सिक्वेंस क्या रहे, और वर्ल्ड ने किस तरह से कोल्ड वॉर के साथ अपने आप में चेंजेस किए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द कोल्ड वॉर इरा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक कोल्ड वॉर इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये है फॉर दी बोथ CUT प्लस 12th आर्ट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, CUT के लिए तो हम प्रिपेयर करवा रहे हैं आपको, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, और डेफिनेटली ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और सिलेबस में है तो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, आसान भाषा में समझना है, तो वही कोशिश हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द कोल्ड वॉर इरा। देखिए बच्चों, हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा इस जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला देखिए, सब टॉपिक से हमारा मेन टॉपिक कोल्ड वॉर, आपको दिख रहा है यहाँ पर जोसेफ स्टॉलिन और आपके कैनेडी। ठीक है, ये दो अमेरिकन प्रेसिडेंट, सॉरी ट्रूमैन और जोसेफ स्टॉलिन, ऐसे लीडर्स जिनकी पॉलिसी के कारण आप कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जो हमारे जो आज के हमारे क्लास में टॉपिक्स रहेंगे जिनको हमने कवर किया आज की क्लास में, इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, यानी
वर्ल्ड में कैसे नंबर ऑफ जो सुपर पावर्स थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी खत्म हो गई। ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, चाइना थी, उनकी पावर्स डिक्लाइन हो गई और वर्ल्ड में केवल कितने पावर ब्लॉक्स रह गए? 2 पावर ब्लॉक्स रह गए। ओनली 2 पावर ब्लॉक्स रिमेन्स इन द वर्ल्ड। कौन कौन से पावर ब्लॉक्स रह गए? एक आपका रह गया यूएसए और दूसरा दैट इज यूएसएसआर, यानी होल वर्ल्ड बिकम्स द बाइपोलर। No other power storage in the world. 2 only superpowers. One is United States of America and other one is Union of Soviet Socialist Republic. Second हमारा टॉपिक रहेगा एरेना ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेना ऑफ कोल्ड वॉर मतलब आगे की स्लाइड्स में भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ हम ये देख लेते हैं। एरेना ऑफ कोल्ड वॉर मतलब कि ऐसे कौन कौन से क्राइसिस जो कोल्ड वॉर में आए और इतने कॉन्फ्लिक्ट की लगा कि दिस कोल्ड वॉर बिकम्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल हो गई, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन प्रॉब्लम्स उस लेवल तक नहीं गए कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाए, उनको वहीं पर समय रहते रोक लिया गया। चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी, यानी कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर मतलब जो पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर में, इसके सामने फिर चैलेंजेस कौन लेकर आया? चैलेंजेस लेकर आया एक आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता। यानी आपको मैंने बताया 2 सुपर पावर ब्लॉक्स हो गए थे, एक यूएसए का था और दूसरा यूएसएसआर का था, यानी 2 सुपर पावर ब्लॉक्स। और जो नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी अप्रोक्स 1945 और 1947 के बाद, तो ये दोनों जो सुपर पावर ब्लॉक्स थी ये प्रेशराइज कर रही थी कि आप हमारे ब्लॉक में आइए, आप हमारे ब्लॉक में आइए। तो कुछ कंट्रीज ने तो जिनको लगा मैं यूएसए के साथ रहने में फायदा है, उन्होंने यूएसए का पावर ज्वाइन कर लिया। कुछ कंट्रीज को लगा नहीं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे थॉट यूएसएसआर के साथ मिलते हैं और हम सेफ रहेंगे यदि यूएसएसआर के ग्रुप में रहेंगे, तो उन्होंने यूएसएसआर के ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ कंट्री जैसे हमारा प्यारा भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसने कहा नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता, ना मैं यूएसए के ब्लॉक में जाना चाहता, ना ही मैं यूएसएसआर के ब्लॉक में जाना चाहता। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को। तो और इंडिया ने देखिए दोनों ही पॉलिसी ऑप्ट करने से मना कर दिया था। इंडिया के पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे, हमने पिछली क्लास में भी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस की खुशी तो थी हमें, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टीशन का एक दुख भी हमारे दिल में, हमारे भारतीय लोगों के दुख में था। तो उस समय जो इंडियन लीडर्स थे उनके सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस थे। हमारी डाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करना था और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए यूनिटी रखनी थी। अब तक हम ब्रिटिश कॉलोनीज थे लगभग अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक, तो हमारे दिमाग में ये था कि ऐसा ना हो कि हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाएं तो अमेरिका हम पे रूल करने लग जाए, और हम यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो जाएं तो यूएसएसआर हम पर रूल करने लग जाए। यानी आप कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, हमारी तो वही हालत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमें नहीं चाहिए था। हम अपनी सोवरेनिटी, अपनी सुप्रीम पावर अपने पास रखना चाहते थे। तो इंडिया ने और जो कंट्रीज थी, पढ़ेंगे हम आगे, उनके साथ मिलकर एक नई पॉलिसी लेकर आया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी मुझे किसी भी ग्रुप के साथ अलाइंड नहीं होना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हमें अलाइंड नहीं होना, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम यूएसए के राइवल हो गए या यूएसएसआर के राइवल हो गए। नहीं, हम राइवल किसी के भी नहीं हुए, लेकिन हमने किसी के साथ भी अलाइंड नहीं हुए कि हाँ आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे, यूएसए जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन होंगे, ये यूएसएसआर जैसा कहेगा वैसे हमारे डिसीजन होंगे। नहीं, हमारी सुप्रीम पावर हमारे पास, हम हमारे डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कौन सी पॉलिसी ऑप्ट करी? नॉन अलाइंड मूवमेंट। और भी थे, नाजी, नेहरू, टीटो, काफी सारे 5 लीडर्स के नाम आते हैं। जब नॉन अलाइंड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बेसिकली ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है। यानी जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में झगड़ा हुआ, मतलब कम्युनिज्म अलग बात करता है, कैपिटलिज्म अलग बात करता है, यही हम इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड में एक ऐसे इकोनॉमिक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हुई कि जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर चले, कंट्रीज को हेल्प दे, नॉर्थ साउथ डायलॉग स्टैब्लिश करे, साउथ साउथ डायलॉग स्टैब्लिश करे। ये टॉपिक हमारा किस में आएगा? न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर में। और ऑब्वियसली इंडिया तो हमें पढ़ना ही है। इंडिया की क्या पॉलिसी रही ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? कहां कहां इंडिया ने यूएसए को सपोर्ट किया, कहां कहां इंडिया ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड कहा, तो क्या इंडिया वास्तव में नॉन अलाइंड था? क्या इंडिया कभी भी किसी भी की तरफ भी टिल्ट नहीं हुआ? बच्चों एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि हम यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी हमें इंटरनेशनल इश्यूज को पढ़ना है। और एक कंट्री जब इंटरनेशनल इश्यूज की तरफ देखता है या वो अपनी कोई राय देना चाहता है, अपनी कोई पॉलिसी फ्रेम करना चाहता है, तो देखिए उसके दिमाग में सबसे ऊपर जो रहता है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। कोई भी कंट्री किसी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अफेयर में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को हार्म हो।
हर कंट्री इस तरह की पॉलिसी मेंटेन करेगी कि उसके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं भी डिक्लाइन नहीं होने चाहिए, कहीं भी नीचे नहीं आने चाहिए, और उसमें ध्यान में रखते हुए वह अपनी पॉलिसी को फ्रेम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमने देखे सब टॉपिक, यानी आज की क्लासेस में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, या आज की में भी नहीं हो पाएंगे तो और जो हम वीडियोस बनाएंगे उसके आगे कवर करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना है। और डेफिनेटली देखिए 12th के चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो सीयूटी हो, इन टॉपिक्स में से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। और यदि आप ध्यान से हमारी क्लासेस को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन था, अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक्स देखिए आपका, अब देखिए यहाँ पर कोल्ड वॉर इरा, इट मीन्स एज ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए जब हम एज ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं, अब हम यहाँ पे पूरी एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। यहां देखिए आप, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में और एंड होता है 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यदि हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में था। एक ग्रुप था अलाइड पावर्स और दूसरा ग्रुप था एक्सेस पावर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर मतलब when almost countries of the world included the world war, then it is known as the world war। यानी कोई युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में विश्व के काफी सारे देश शामिल हो गए, तो वो युद्ध किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्ल्ड वॉर में हो जाता है। ठीक है, इट मींस पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। अब देखिए क्या होता है, अगर हम अलाइड पावर्स की बात करें तो अलाइड पावर्स में कौन कौन इंक्लूड था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर। ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में था। एक ग्रुप था अलाइड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा ग्रुप था एक्सेस पावर। ओके, अब यहां बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आपको कोल्ड वॉर पढ़ना है, यानी कोल्ड वॉर मींस पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर जो सिचुएशन है जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद की सिचुएशन है, तो वहां से हमें पढ़ना है, लेकिन हमें उसको लिंक कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से करना पड़ेगा। देखिए हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के नंबर ऑफ रीजंस थे, लेकिन यहाँ पर जो 1939 सितंबर 1939 में एकदम से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, दैट इज द पॉलिसी बिकॉज ऑफ जर्मनी अडोल्फ हिटलर। हिटलर अटैक ऑन द पोलैंड एंड जस्ट ही अटैक द यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस अटैक ऑन हिटलर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर विल बी स्टार्टेड। तो देखिए क्या हुआ, अलाइड पावर्स एक तरफ हो गई और एक्सेस पावर एक तरफ हो गई। इन दोनों के बीच जो वॉर चला 1939 से लेकर 1945 तक, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। पहले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए इंक्लूड नहीं था, यूएसए इसमें शामिल नहीं हुआ था, यूएसए बाद में शामिल हुआ। लेकिन जब जापान ने पैसिफिक ओशंस में यूएसए का जो एक बेस था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक किया, तो यूएसए इस वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हुआ और वर्ल्ड वॉर का चेहरा ही बदल गया। जहां 1941-42 के आसपास लग रहा था कि एक्सेस पावर इस वॉर को जीत जाएंगी, वहीं एंड आते आते बिल्कुल पासा उल्टा पलटा और सारा का सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके फेवर में चला गया? अलाइड पावर्स के फेवर्स में चला गया। यानी इस वर्ल्ड वॉर का जो विनिंग ग्रुप था वो कौन सा था? अलाइड। मैंने यहाँ पर लीडर्स के नाम भी लिखे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री को लीड कर रहे थे। जैसे हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल। चाइना की अगर हम बात करें प्राइमर थे चांग काई शेक। यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अभी हैं, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे ट्रूमैन। आपने अपनी बुक्स में पढ़ रखा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसका एक टर्म 4 इयर्स का होता है, 4 साल का होता है। हमारे यहाँ 5 साल का है, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक टर्म 4 इयर्स का होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अभी है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के आसपास होगा 1945 में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे ट्रूमैन, क्योंकि आगे हम ट्रूमैन की बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी तो रूजवेल्ट था, अभी ट्रूमैन आ गए। तो प्रेसिडेंट है, चेंज होते रहते हैं और उनका टेन्योर 4 इयर्स है। अगर यूएसएसआर की बात करें तो ऑब्वियसली जोसेफ स्टॉलिन।
जोसेफ स्टॉलिन वही रिवोल्यूशनरी लीडर हैं जिन्होंने यूएसएसआर में 1917 में कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन करी और वहां पर कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश किया। अगर हम एक्सेस पावर्स की बात करें तो देखिए एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान, इनके सपोर्टिंग कंट्रीज भी थे। ये मेन कंट्रीज हैं जो मेन पार्टिसिपेट कर रहे थे। जर्मनी में कौन लीडर थे? एडोल्फ हिटलर, जिसे आप ग्रेट डिक्टेटर के नाम से जानते हैं। इन्होंने पार्टी फ्रेम करी थी नाजी दल, है ना, और आपने हिटलर के बारे में सुना भी होगा। हिटलर पहले आर्मी के लीडर थे, फिर बाद में उन्हें जर्मनी की अथॉरिटी मिली। जर्मनी की अथॉरिटी मिलते ही उन्होंने जूस को टॉर्चर करना शुरू करा, आर्यंस को बेस्ट बताया, है ना, और इसी कारण में अपनी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी में लग गए। उन्होंने कहा जर्मनी का विस्तार करना चाहिए, जर्मनी को एक्सपेंड करनी चाहिए अपनी बाउंड्री, जिसका रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इनका साथ दिया इटली के मुसोलिन ने भी। ये नाजी दल के थे और मुसोलिन ने जो पार्टी फ्रेम करी थी वो थी फांसी दल। कुछ कुछ इनके थॉट्स मिलते जुलते हैं। और जापान में मोनार्की सिस्टम है, तब भी था, आज भी है। और सब जापान के किंग कौन थे? हिरोहितो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने देखा कि ये जो कोल्ड वॉर है, अभी तक हम कोल्ड वॉर पे पहुंचे नहीं, अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को समझ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच होता है। दो ग्रुप्स हैं, एक अलाइड पावर्स है, एक एक्सिस पावर है। अलाइड पावर में ग्रेट ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल, फ्रांस चार्ल्स डी गोल, चाइना चांग काई शेक, यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएसएसआर जोसेफ स्टॉलिन। एक्सिस पावर की यदि हम बात करें तो एक्सिस पावर में एडोल्फ हिटलर जर्मनी से, मुसोलिन इटली से और जापान के किंग हिरोहितो। तो ये हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बता भी दिया कि जो विनिंग ग्रुप है, ठीक है, जो जीता वो कौन जीता था? अलाइड पावर्स जीते थे। ठीक है, एक्सिस पावर डिफीट हो गए थे, आपको पता है हिटलर ने तो सुसाइड ही कर लिया था, है ना, और बाकी जो थे वो हार गए। और जीतने वाली कंट्री कौन था? जीतने वाला ग्रुप कौन सा था? आपका अलाइड ग्रुप थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, अब आगे की कहानी हम बात करते हैं। देखिए आगे की कहानी जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब ये जीत गए, है ना, जब ये लोग जीत गए तो फिर कोल्ड वॉर क्यों? अब देखिए यहां पर आप अलाइस वुन्स दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो अलाइड पावर्स थी वो जीत गई। यानी जीतने वाली कंट्रीज में आप किस किस के नाम लिखेंगे? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस। अब इनकी बात करेंगे, हार गए वो तो हार गए। ठीक है, अब कोल्ड वॉर को लेकर हम बात करेंगे। अब देखिए आप देखिए ये 5 सुपर पावर मिलकर लड़ी और इन्होंने एक्सिस पावर्स को डिफीट कर दिया। और इसके बाद क्या होता है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बिकम्स दी बाइपोलर। अब बाइपोलर का मतलब, बाइपोलर का मतलब होता है जब वर्ल्ड में केवल 2 ही सुपर पावर रह जाएं तो उस तरह के वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं? बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, जब वर्ल्ड में बहुत सारे की पावर है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, जब वर्ल्ड में सिंगल सुपर पावर हो दैट इज यूनिपोलर, और जब वर्ल्ड केवल 2 ही सुपर पावर्स के बीच डिवाइड हो जाए दैट इज बाइपोलर। इट मींस व्हेन देयर इज अ सिंगल सुपर पावर इन द वर्ल्ड दैट इज यूनिपोलर वर्ल्ड, व्हेन देयर आर 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड दैट इज वर्ल्ड बिकम्स द बाइपोलर, एंड व्हेन देयर आर नंबर ऑफ सेंटर ऑफ पावर्स देन इट इज नोन एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया कि अलाइड वुन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अलाइड जीत गई है। ठीक है, और वर्ल्ड क्या हो गया? बाइपोलर हो गया। बाइपोलर मतलब 2 पावर सुपर पावर्स रह गई। 2 सुपर पावर्स कौन कौन सी रह गई? एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तो एब्रिविएशन फुल फॉर्म हमें याद रहती है, आपको इसकी भी याद करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों हमारे साथ कि हम कोल्ड वॉर में सब चीज पढ़ के चले गए, ऐसे हुआ, बाइपोलर हुआ, मीनिंग ये था, रीजन ये थे, मिलिट्री अलायंसेस ये थी, डॉलर डिप्लोमेसी ये थी, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट ये हुआ। और एग्जामिनर ने जो पेपर सेट आ रहा है उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। तब हमें दिमाग में आता रहे ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमारी वीडियो में हर चीज को कवर करेंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, सोशलिज्म इसने कम्युनिज्म का, रिपब्लिक मतलब मैं आप बताती हूँ आपको, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्लाइड का, कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अलाइज पावर वर्ल्ड वॉर जीत गई, यानी 5 कंट्रीज वर्ल्ड वॉर जीत गई, लेकिन 5 के बाद पावर कितनों के पास रह गई? केवल 2 के पास, यूएसए और यूएसएसआर। ब्रिटेन और फ्रांस की पावर कमजोर हो गई,
चाइना अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेके साइड में हो गया, है ना। और केवल दो जो पावर्स थी जिन्होंने मतलब वर्ल्ड वॉर को जीता भी और अपनी पावर को एनलार्ज भी किया, वो दो ही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब देखिए आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ कि 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, यानी जस्ट आफ्टर द 2 years, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसने भी हमें आजादी दिलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे लीडर्स ने, हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स ने, हमारे मॉडरेट्स ने, हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने, उनके एफर्ट्स पे हम क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या था, ब्रिटेन को हेल्प चाहिए थी। ब्रिटेन इतना थक गया, इतना कमजोर हो गया था कि उसके पास इतना बूता नहीं था कि मैं अपने को भी संभालूं और दूसरी कंट्रीज को भी संभालूं जिनको मैंने कॉलोनी बना रखा है। तो देखिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस दे दी, 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस दे दी और नंबर ऑफ कॉलोनीज डीकोलोनाइज्ड हुई, यानी उनके कॉलोनिज्म से निकल के बाहर निकली आफ्टर दी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये लाइन देखिए आप, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही क्या शुरू हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी हमारा जो टॉपिक है कोल्ड वॉर, द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इज नाउ। देखिए यहां पर व्हाट इज द कोल्ड वॉर, बहुत आसानी से सुनिए समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि कोल्ड वॉर का पीरियड क्या है ना, कब से शुरू हुआ और कब ये खत्म होता है। देखिए कोल्ड वॉर की यदि हम बात करें तो कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हुआ और 1991 में एंड हो गया। देखिए 1939 to 1945 it is the period of second world war, ठीक है, and 1945 to 1991 it is the period of cold war। अब देखिए नो, कोई गैप नहीं, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी तो मैंने आपको बता दी, दो ग्रुप्स के बीच में था, एक अलाइड थी एक एक्सेस थी। अलाइड में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। एक्सेस में जर्मनी, इटली और जापान और नंबर ऑफ देयर सपोर्टर कंट्रीज। एंड होता है 1945 में। और आपको ये भी पता है शायद या नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको, 6 और 9 अगस्त 1945 को यूएसए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है और जैसे ये अपने बॉम्ब्स का यूज करता है वैसे ही ये माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जापान की कैपिटल उस वक्त टोक्यो ही थी, लेकिन अमेरिका ने अटैक कहां पर करा, हिरोशिमा और नागासाकी पे। जिन बम्स का उन्होंने यूज किया था उनके भी नाम दिए थे, उसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका यूज हिज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन जापान, 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैटमैन, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं फिर क्या हुआ। मैंने बताया आपको 1945 से 1991 तक की हम कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम क्या है, कोल्ड वॉर। मैंने पहले भी कहा था पॉलिटिकल साइंस कोई बोरिंग स्टूडेंट नहीं है, बस कहानी है, सुनते जाइए समझते जाइए, थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। अब क्या है कोल्ड वॉर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद वर्ल्ड क्या हो गया, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब 2 सुपर पावर्स या 2 सुपर पावर ब्लॉक्स। 2 सुपर पावर कौन कौन सी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन था कब से कब तक, 1945 टू 1991, इसको हम किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं कोल्ड वॉर से। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, मैम कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर है क्या, बिल्कुल देखिए है क्या। कोल्ड वॉर क्या है, इन दोनों ने डायरेक्ट वॉर नहीं किया, यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन विदाउट वेपन्स। दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, मेरा मोटिव है तुम्हें खत्म करना, मेरा मोटिव है तुम्हें खत्म करना, लेकिन हम खत्म करने के लिए वेपन्स यूज नहीं करेंगे, वॉयलेंस यूज नहीं करेंगे, है ना। वॉर है लेकिन कोल्ड है, कोल्ड वॉर मतलब नो वॉर बट नो पीस, यानी युद्ध भी नहीं है लेकिन शांति भी नहीं है ना। कभी कभी आपका अपने फ्रेंड के साथ या मम्मी पापा का भी कोल्ड वॉर हो जाता है, लड़ रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं,
है ना, शांति से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की पावर्स को देख रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और जब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली वॉर चल रहा है, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर। यानी यूएसए की हर संभव कोशिश है कि मैं यूएसएसआर की पावर्स को वीक 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 और वीक करता चला जाऊं, और यूएसएसआर की कोशिश है कि मैं यूएसए की पावर को वीक 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 करता जाऊं। और यही सिचुएशन क्या कहलाती है? कोल्ड वॉर कहलाती है। यानी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1945 टू 1991 both are struggle without the weapons, without the violence, and this situation known as the Cold War। आया समझ में? यानी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो रिलेशंस थे उनको हमने क्या इंडिकेट किया? कोल्ड वॉर का। अब कैसे अटैक कर रहे थे? नो पीस ऑल्सो। ये अटैक कैसे कर रहे थे? एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक मेजर्स, मिलिट्री हेल्प एंड ग्रेट पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन। मतलब अगर यूएसएसआर ने कोई एक काम किया तो यूएसए इसको क्रिटिसाइज ही करेगा, चाहे कितना ही अच्छा। यूएसए कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देगा, ठीक है, और हेल्प किस लिए? कि आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, यूएसएसआर के ग्रुप में मत जाइए। यूएसएसआर कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देगा, मिलिट्री हेल्प देगा, अपने जो ग्रुप है उसको एनलार्ज करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मैम थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि यूएसए और यूएसएसआर तो मिलके एक्सेस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, वो तो फ्रेंड थे। अब ये क्या हो गया? बिल्कुल फ्रेंड थे, और कहीं ना कहीं उस वक्त उनकी फ्रेंडशिप उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा कर रही थी। क्योंकि उनको पता था बच्चों कि यदि हम इस वक्त अलग हो गए तो हम एक्सिस पावर को हरा नहीं पाएंगे। तो हिटलर को हराने के लिए, मुसोलिनी को हराने के लिए इन दोनों का साथ में आना, ज्वाइंट इनका जो एक्शन था वो बहुत जरूरी था। लेकिन मोटिव तो पूरा हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गई, जीत भी गए, ब्रिटेन की पावर वीक, फ्रांस की पावर वीक, चाइना की भी थोड़ी सी पावर वीक हो गई। अब अपने आप में तो सुपर पावर है ना, और दोनों के बीच जो ये स्ट्रगल चला कोल्ड वॉर का, कि दोनों ने जो अपने रिलेशंस को, एक तरह से आप मानिए बहुत ही खराब सिचुएशन थी। और इस कोल्ड वॉर की पीरियड में हर वर्ल्ड का जो पीपल था उसके मन में ये डर था कहीं ना कहीं कि कहीं ये कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर थर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए पीपल्स में बहुत पहले से डर है। आपने पढ़ा होगा कि हमारी फर्स्ट वर्ल्ड 1914 से शुरू होकर 1918 में खत्म हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए 1919 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसको आप देखिए 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। यानी आप ये पीरियड देखिए, अप्रोक्स 21 और 20 इयर्स का डिफरेंस, 20 साल के अंदर अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर वैसे ही कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड की हर कंट्री, हर पीपल ये डरा हुआ था अब वॉर नहीं, है ना, अब हमें शांति चाहिए। और यही शांति कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर के भी दिमाग में थी, इसीलिए वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर पाए, इनडायरेक्टली उन्होंने हर मेथड ऑप्ट किया। पढ़ेंगे हम धीरे धीरे कैसे कैसे उन्होंने ऑप्ट किया। इनडायरेक्टली उन्होंने हर मेथड ऑप्ट किया करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हुए, और इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो बच्चों आया आसान से समझ में? एक बार ब्रीफ में बताती हूं मैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर allied powers won, means 5 countries of the world win in the second world war. Countries are Britain, USSR, USA, France and China, and Axis power were be defeated, Germany, Italy or Japan. When the second world war end, there is a new war started, that is Cold War. And Cold War indicates the relation between the USA and USSR between the period of 1945 to 1991. Cold War is not a situation of war, but is a condition of war that immediately transferred into the direct war. USA and USSR does not use weapons to defeat the power of another, but they use different means that are propaganda, economic help, military help and policy of non-cooperation. यहाँ तक आया बच्चों समझ में? अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। आगे की बात क्या है? What are the reason behind the Cold War? कि भाई जब ये फ्रेंड थे तो आपस में लड़े क्यों? आप किसी एक ग्रुप से लड़ रहे हैं फ्रेंड्स में यूनिटी करके, और जैसे ही आपने उस ग्रुप को हराया खुद में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये कैसे हुआ? मतलब what are the basic reason behind the Cold War? There are number of reasons, but in your book 2 main reasons are considered that we discussed here. पहला है the both superpowers what that becomes the unipolar. भाई पहले 5 अब 2। अब अगर 2 ही सुपर पावर हैं तो देखिए ऑब्वियसली तो दोनों के मन में क्या था
कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं इसको खत्म कर दूं और एक ही सुपर पावर मैं ही रह जाऊं। यूनिपोलर मतलब मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, सिंगल सुपर पावर, ठीक है। यानी वर्ल्ड में केवल एक ही पावर है, दूसरी पावर को हम खत्म कर दें। यूएसए सोच रहा था मैं यूएसएसआर को खत्म कर दूं, और यूएसएसआर सोच रहा था मैं धीरे धीरे यूएसए की पावर खत्म कर दे, सुपर पावर बन जाऊं, और वर्ल्ड जो बाइपोलर है 1945 उसको हम क्या कर दें, यूनिपोलर कर दें। तो पहला रीजन तो ये हो गया कोल्ड वॉर का। दूसरा रीजन देखिए, इनमें जो मेनली जो प्रॉब्लम थी ना, मतलब यूएसए और यूएसएसआर में प्रॉब्लम क्या थी, एक तो मतलब अपनी दादागिरी जमानी, भाई अब हमने उनको खत्म कर दिया, हमने एक्सिस पावर को हटा दिया, ब्रिटेन जापान चाइनीज हट गए, अब हम दो रह गए तो हम सुपरमैन रह गए, है ना। तो हम सुपरमैन रह गए तो दो सुपरमैन तो कैसे सर्वाइव करेंगे, एक को करना पड़ेगा। तो एक तो ये झगड़ा था दोनों में। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि इनकी आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था। आइडियोलॉजी में डिफरेंस मतलब कि यूएसए जो सपोर्ट करता था वो एक आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, उसको सपोर्ट करता था। लेकिन यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो सपोर्ट करता था वो सपोर्ट करता था कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। जस्ट माइन्यूट डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये रीजंस थे कोल्ड वॉर के। तो इस स्लाइड में हमने कोल्ड वॉर का मीनिंग समझा और कोल्ड वॉर के रीजन समझे, ठीक है। कोल्ड वॉर का मीनिंग, relation between US and USSR till 1945 to 1991, without the use of weapons, without the use of violence, they try to weak the power of the another. और दूसरा हमने इनका रीजन समझा, what are the basic reason behind the Cold War? Number one, both want that world becomes the unipolar, only single superpower of the world. USA wants that USA and USA wants that USSR. And second, the difference between the ideology. USA supports the capitalism and USSR supports the communism. ठीक है बच्चों, यहां तक बात आई समझ में आपको। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो हम ये बताएंगे आपको कि ये जो आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है ना। ये जरूरी है क्योंकि देखिए जब आप आपकी फर्स्ट बुक पढ़ेंगे तब भी कई बार आएंगी चीजें, और इस वाली बुक में भी जब हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ डायलॉग, इन सब चीजों की भी बात करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विथ रशिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विथ यूएसए, वहां बार बार ये वर्ड्स आएंगे, है ना। तो हम एक बार इन वर्ड्स को समझ लें कि इनका मतलब क्या है, ताकि हमारे दिमाग में हो जाए कि भाई इतनी क्या डिफरेंट आइडियोलॉजी थी कि दोनों स्ट्रगल ही करने लग गए। अब देखिए हम इनको समझते हैं, ठीक है, कि ये आइडियोलॉजी क्या है, क्या रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, दोनों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कैपिटलिज्म है इट इज दी सपोर्टेड बाय दी यूएसए, और जो कम्युनिज्म है इट इज दी सपोर्टेड बाय दी यूएसएसआर। यानी दोनों क्या चाह रहे थे, यूएसए चाह रहा था होल वर्ल्ड बिकम्स दी कैपिटलिस्ट, और यूएसएसआर क्या चाह रहा था, होल वर्ल्ड बिकम्स दी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वर्ल्ड। क्लियर। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए मान लीजिए ये एक फैक्ट्री, ठीक है, इस फैक्ट्री में नंबर ऑफ पीपल्स काम कर, सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आया, अब हम इसको कंसीडर करके समझते हैं। तो कम्युनिज्म तो क्या कहता है कि ये जो प्रॉफिट आया इसको इक्वली शेयर कर दो सब। हर बात समझ में, इस कंपनी ने कुछ किया, मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्शन किया, उसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद जितना प्रॉफिट आया, जितना रॉ मटेरियल्स उसमें खर्चा हो तो हो ही गया, जितनी इसकी इनकम हो उसको क्या कर दो, ए को भी दे दो, बी को भी, सी को भी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब जिनको इतनी नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको दे दीजिए। लेकिन जब यही चीज अगर कैपिटलिज्म में होगी तो कैपिटलिज्म कहेगा नहीं, ए कहेगा भैया मैंने तो ज्यादा काम किया है, ये तो मैंने दिन में 12 घंटे काम किया, इसने तो 6 घंटे काम किया, और एफ ने तो 2 ही घंटे काम किया, फिर आप इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो कैपिटलिज्म कहता है नहीं, आप उतना दीजिए जितना उसने एफर्ट किए हैं। थोड़ा सा आया समझ में। यानी कैपिटलिज्म इक्वल शेयर की बात नहीं करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है, जबकि कम्युनिज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है ना। यहां देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको देखिए आप। कम्युनिज्म क्या कहता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब क्या हुआ, अब देखिए आपने कहा यहाँ पर कि मैंने कहा कि ई कह रहा है मैंने तो 6 घंटे काम किया और एफ ने 2 ही घंटे काम किया है, तो कम्युनिज्म कहता है कोई बात नहीं, उसने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया है। भाई कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ताकत है, वो 10 घंटे काम कर सकता है, और कोई व्यक्ति है वो वीक है, उसमें नहीं है कैपेबिलिटी, तो वो 3 या 4 घंटे काम करेगा।
तो कम्युनिज्म ये कहता है कि हर व्यक्ति ने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया है, तो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स करिए, उसकी आवश्यकता सारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने काम नहीं किया तो आप उसको पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ है बच्चों समझ में, यानी कम्युनिज्म एक तरह से इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कैपिटलिज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। वो क्या कहता है देखिए, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल एफर्ट। यानी हर व्यक्ति ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम किया है तो उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो उसको उसकी एबिलिटी के खर्च से मिले, है ना। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में, इट इज द बेस डिफरेंस, है ना। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैपिटलिज्म क्या कहता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहां से आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्राइवेटली ओन्ड होंगे। प्राइवेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, प्राइवेट कंपनियां करेंगी, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर पब्लिकली ओन्ड। यानी सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका सब पब्लिक का रूल है ना। आप देखिए, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि ये जो कम्युनिज्म है ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स ने दिया था, फादर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, मजदूरों का नेता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो भी लैंड है, रिसोर्सेज है, फैक्ट्रीज हैं, ये पब्लिकली ओन्ड होंगी, प्राइवेटली नहीं होगी, पूरी जनता का इन पर अधिकार होगा। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत इंपॉर्टेंट देता है। भाई प्राइवेटली है ना तो आप फ्री, आप में जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी अर्न है, आपका चलाइए कंपनी, नहीं है तो नहीं करिए। लेकिन यदि इसकी बात करें तो वेल्थ इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। वहां तो प्रॉफिट, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट आप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो इसका शेयर किया जाएगा दूसरे पर्सन के साथ भी जिनको नीड है। द नीड ऑफ सोसाइटी आर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल फ्रीडम। कम्युनिज्म ये कहता है कि सोसाइटी का जो इंडिविजुअल है उसकी नीड पूरी होनी चाहिए। आपकी फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप काम करें, अपनी मर्जी से काम करें, अपनी मेहनत करें, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है और दूसरा व्यक्ति भूखों मर रहा है। नहीं, आप क्या करेंगे, अपना जो शेयर है, जो आपने एबिलिटी से शेयर कमाया है, उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। एवरीवन इज इक्वल एंड देयर इज नो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कम्युनिज्म क्या मान रहा है, सब बराबर हैं, सब लेबर हैं, सब काम कर रहे हैं अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, और जब सब अपने अपने काम कर रहे हैं एबिलिटी के हिसाब से तो प्रॉफिट भी आप बराबर बराबर बांटिए। आ रही है तो समझ में। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोसाइटीज नीड एज अ होल। मतलब व्यक्ति का स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप को कितना डेवलप कर रहा है, कितना उसमें मैरिट्स हैं। सोसाइटी की फ्रीडम, जो सोसाइटी की नीड्स है, वो सेकंड नंबर पर आती है। क्लास डिस्टिंक्शन कैटेगरी पीपल बाय देयर इकोनॉमिक पोजीशन इन द सोसाइटी। यानी कैपिटलिज्म में रिच होगा, पुअर होगा, जिसमें बहुत ज्यादा एबिलिटी है, बहुत वर्क कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है और अपने पास रख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो दो कैटेगरी बन जाती है इकोनॉमिक बेसिस पर, रिच और पुअर। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो क्या बात कर रहा है, आप कितना भी कमाएं लेकिन आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में, आप सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अमेरिका कैपिटलिज्म को ऑप्ट करता है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करता है और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है ना। आगे हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म की ये पॉलिसी है एलपीजी, जो इंडिया ने 1991 में ऑप्ट करी, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म की अगर हम बात करें, चाइना की हम बात कर लें, रशिया की बात कर लें, जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना। रशिया ने चेंज कर लिया इकोनॉमिक फैक्टर पर, तो वो अब कम्युनिज्म को थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ गया है, लेकिन जो बेसिक फिलोसफी है उसकी वही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करी डिफरेंस बताने की, किसकी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की। और देखिए बच्चों, आगे की क्लासेस के लिए ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हम ये वर्ड यूज करेंगे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, है ना। अब आपने बोला मैम सोशलिज्म, तो देखिए माइन्यूट सा डिफरेंस है सोशलिज्म में। सोशलिज्म भी एक तरह से भाई मान लो आप कम्युनिज्म का, है ना। आपने फुल फॉर्म भी पढ़ी यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ देखिए कम्युनिज्म जो बात करता है ना, कम्युनिज्म कहता है नो गवर्नमेंट, नो स्टेट, नो क्लास, कुछ नहीं। लेकिन कम्युनिज्म जब थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है और जब गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट रोल दे दे, कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी हो जाए कि हर किसी की नीड पूरी करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो वो क्या बन जाता है, सोशलिज्म बन जाता है। यानी सोशलिज्म क्या करेगा, कोशिश करता है व्यक्ति में एबिलिटी भी डेवलप्ड हो और उसकी नीड्स भी पूरी हो। कैपिटलिज्म ये कहता है मैंने आपको सिचुएशंस दे दी, कंडीशंस दे दी, अब आप में एबिलिटी है तो उन सिचुएशंस का बेनिफिट लीजिए, और आप में एबिलिटी नहीं है तो आप उन कंडीशंस का, उन बेनिफिट्स को उठा नहीं सकते, उनका लाभ नहीं उठा सकते, उनके प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। जैसे मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं,
कि मान लीजिए कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसने स्विमिंग पूल बनवा दिया, बहुत शानदार। अब बस वो स्विमिंग पूल बनवा के छोड़ दे। अगर आपको स्विमिंग आना आती है तो जाइए तैरिए और स्विमिंग पूल का बेनिफिट उठाइए। लेकिन यही काम यदि सोशलिस्ट स्टेट करेगा तो वो स्विमिंग पूल भी बनाएगा और वो ये सोचेगा मैं इंडिविजुअल में ये एबिलिटी भी बना दूं कि वो तैरना भी सीख जाए, ताकि मैंने जो स्विमिंग पूल बनाया उसको वो यूज कर सके। यानी जो सोशलिज्म है वो फैसिलिटी भी देता है और एबिलिटी डेवलप करने में के लिए भी एफर्ट करता है। लेकिन कैपिटलिज्म कहता है आपको फ्रीडम दे दी है मैंने, इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दी है, अब आपकी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं आप, तो स्विमिंग पूल को यूज करिए, उसका बेनिफिट लीजिए, और नहीं यूज करते तो आप छोड़िए। ठीक है तो बच्चों, तो ये हमने क्या देखा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। और बताया मैंने आपको यही दो शब्द हैं जिन्होंने वर्ल्ड को 1945 से लेकर 1991 तक एक युद्ध में जकड़े रखा, जिसको क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर। आया बच्चों समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। छोटा सा कहानी के रूप में और सुनिए, जैसे काफी लंबा चौड़ा हो गया तो थोड़ा आपको याद हो जाए। वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान डिफीटेड होती हैं और अलाइड पावर्स यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना और चाइना विनिंग ब्लॉक होते हैं। 1945 के बाद वर्ल्ड बाइपोलर हो जाता है। बाइपोलर मतलब ओनली टू सुपर पावर्स रिमेन इन दी वर्ल्ड। ये दोनों सुपर पावर्स 1945 से 1991 तक एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करती हैं, लेकिन बिना वेपन्स के, बिना वायलेंस के। और ये जो बिना वेपन्स और बिना वायलेंस के यूज किया गया जो सिचुएशन थी, उसको ही हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। इसमें वेपन्स यूज नहीं हुए, वायलेंस यूज नहीं हुई, उसमें यूज क्या हुआ, एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा करना, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करना और कोशिश करना कोई भी कॉपरेशन दूसरे के साथ ना करना। रीजन क्या था इस कोल्ड वॉर के पीछे? रीजन ये था कि यूएसए वांट्स बिकम्स द सुपर पावर, ओनली द यूएसए, एंड यूएसएसआर वांट्स दैट ओनली सिंगल सुपर पावर रिमेन इन द वर्ल्ड, दैट इज यूएसएसआर। इट मींस बोथ सुपर पावर वांट्स दैट वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। और सबसे मेजर डिफरेंस था इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर सपोर्ट करता था कम्युनिज्म को या सोशलिज्म। यूएसए कैपिटलिज्म के जो था उसमें कहता था कि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्राइवेटली ओन्ड होंगे। सोशल नीड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल फ्रीडम को दी है। हर व्यक्ति यदि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो वर्क के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यदि हम कम्युनिज्म की बात करें, जो कार्ल मार्क्स का थॉट है, वो ये कहता था नहीं, हर व्यक्ति अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो उसकी नीड्स सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म स्टेट, क्लास की बात और गवर्नमेंट की बात नहीं करता। स्टेटलेस, गवर्नमेंटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की डिमांड करता और कहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर पब्लिकली ओन्ड, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरी पब्लिक का अधिकार है, सारे के सारे लेबर है। और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है हर इंडिविजुअल की सोशल नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वलिटी के बेसिस पर हो, जबकि कैपिटलिज्म कहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी एबिलिटी के बेसिस पर हो, आपके फंक्शन के बेसिस पर हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने समझा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, रीजन ऑफ कोल्ड वॉर एंड टू मेन आइडियोलॉजी, दैट इज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एरिना ऑफ कोल्ड वॉर्स बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। सुनते रहिए, तैयारी करते रहिए, प्री बोर्ड, बोर्ड, सीयूटी। एक वीडियो 3 जगह बेनिफिट देगा आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। बने रहे एलिगेंट क्लासेस के साथ। मैं अनुराधा मित्तल अगला टॉपिक लेके आऊंगी, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।